हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको यूथ कंपटीशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे पब्लिकेशन का हम लोग ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है दोस्तों। इसका भी प्रैक्टिस सेट का देखिएगा प्लेलिस्ट बन गया है, जाइए रिवीजन किए। अगर एक नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको इसको सेव करके रखा हुआ है, वहाँ पर देखिए, आप उसको रिवीजन स्टार्ट कर दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 आपको प्रैक्टिस सेट इसमें टोटल दिया गया है, जो कि मैं आप लोग को बारी बारी से करवाऊंगा। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन का आऊँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं आता हो जाता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। प्रत्येक सेट का आप लोग को मिलेगा, वहाँ से आप लोग लेकर के मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ चलते हैं, फुल डिस्कशन हम लोग के साथ यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में भी जल्दी से एक बार शेयर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें एक बार। देखिएगा, सेट नंबर 2 का आपको, जो कि हम लोग यूथ कंपटीशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 76 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के से उभयनिष्ठ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत के किस राज्य की जो सीमा है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है यहाँ पर, यानी कि नहीं लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, 76 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर, ठीक है। असम हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके साथ साथ और कई सारे प्रश्न यहाँ पर आपको यहाँ पर निकलते हैं इसमें से। ध्यान दीजिएगा, एक आता है प्रश्न कि भारत की स्थलीय सीमाओं की अगर लंबाई पूछ देगा तो कितना है, इसका याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर है भारत के स्थलीय सीमाओं की लंबाई है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ और याद रखिएगा, अगर इसके तटीय भाग की लंबाई पूछ देगा तो 7516, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर याद रखिएगा। ये आपको है इसके तटीय भाग की लंबाई। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछ देगा तो वो आपको 6100 किलोमीटर है, वो भी आपको लोग को याद रखना है। और अगर इसी से रिगार्डिंग एक और प्रश्न पूछता है कि भारत का जो आपको सीमा रेखा से संबंधित भारतीय राज्य जो है आपको कौन सा देश के साथ सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, तो बांग्लादेश याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश से ये लगता है। और अगर सबसे कम पूछेगा तो दोस्तों अफगानिस्तान याद रखिएगा, 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न से हम लोग अगर जितने भी सारे प्रश्नों का यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा तो हम लोग करेंगे, और सभी प्रश्नों का आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 77 नंबर के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक तटरेखा है इनमें से किसकी, तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। देखिएगा 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। गुजरात यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर गुजरात की भारत की तटरेखा अगर पूछता है दोस्तों गुजरात का, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा गुजरात हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। 1214 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात कितना है, 1214 किलोमीटर, 0.70 भी याद रखिएगा, किलोमीटर के साथ लगा हुआ है। अगर दूसरा आपको सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य अगर पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपको 973.70 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है 78 नंबर, यहाँ से देखिएगा कि भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारवाड़ क्रम, ठीक है। धारवाड़ क्या कह रहा है, अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है भारत में, तो धारवाड़ क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। ध्यान दीजिएगा, 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, मिजोरम में सबसे ज़्यादा आपको जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। तो इसमें एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे, मिजोरम कितना प्रतिशत के साथ है, जहाँ की जनसंख्या कितने प्रतिशत आपको जनजातीय है, तो 94.4% याद रखिएगा। और अगर इसी के क्रम में अगर दूसरा नंबर पर पूछता है कि कौन सा राज्य स्टेट हो जाएगा, तो नागालैंड याद रखिएगा, ठीक है। नागालैंड यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे क्रम में, ठीक है।
कितना हो जाएगा इसके बाद नागालैंड का है 86.5% से है ये, ठीक है, 86.5% से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कौन सा जनपद है जिसमें किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं करती पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 80 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, बस्ती को, ठीक है, इसको आपको स्पर्श यानी कि टच नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज बलरामपुर को, पीलीभीत को और श्रावस्ती को, ये तीनों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम में है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जहां n खाली स्थान के बराबर होता है। जहां n किसके बराबर होता है? 81 का बी हो जाएगा, n आपको 2 के बराबर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, यहाँ से सही उत्तर आपका। 82 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि समभारिकों में खाली स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, समभारिक पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक समस्थानिक होता है, एक समभारिक। तो ध्यान दीजिएगा 82 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं। यानी कि जिसका आपको भार संख्या जो होता है आपको समान होता है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या आपको समान होता है, और परमाणु संख्या जिसका आपको भिन्न होता है वो आपको समभारिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 83 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने को इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है। हमारे कानों के लिए जो सह सकने वाली जो आपको सीमा होती है ध्वनि की, कितनी होती है? 40 से 45 डेसिबल, ठीक है, जो हम नहीं 85 डेसिबल होता है मैक्सिमम, 85, और 40 से 45 जो डेसिबल होता है, ये हम लोग जो बात करते हैं दो व्यक्ति आपस में, तो 40 से 45 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि खाली स्थान एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक पूछ रहा है कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कौन सा है। 84 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, HCl, ठीक है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, ठीक है, कौन सा सूत्र इनमें से सही पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पर 85 का सही उत्तर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 85 का देखिएगा बी वाला सही है यहाँ से, कि मोलरता इज इक्वल टू विले के मोल या विलियन के लीटर में आयतन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विले की मोल ये बटा है, बटा विलियन की लीटर में आयतन, मोलरता बराबर होता है क्या? यही सूत्र है, आपको सही उत्तर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान भी कहा जाता है। कोशिकाओं के हम लोग अध्ययन को उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी या सेलेनोलॉजी। ध्यान दीजिएगा 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेलेनोलॉजी में आपको चंद्रमा का दिन होता है, इसको याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी में सेलेनोलॉजी में होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि एक नैनोमीटर खाली स्थान मीटर के तुल्य होता है। यानी कि कितने मीटर के तुल्य होता है एक नैनोमीटर? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 की घात में -9, ठीक है, 10 के पावर -9 होता है एक नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 के पावर अगर पूछ रहा है जैसे कि -12, ठीक है, जैसे होता है ना एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है। तो एटो, फेम्टो, पिको यानी कि 18, 15, 12, एटो, फेम्टो, पिको, ये आपको पिको की ही का है, ये 10 की घात में। इस तरह से ये जो आपको है ये याद कर लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसका देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ग्रंथिक ऊतक। क्या कहा जाता है? ग्रंथिक ऊतक। अगला प्रश्न है आपको यहाँ से, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? यानी कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है। भार, आवेग, यंग का मापांक या त्वरण, इनमें से कौन सा आपको अदिश राशि है, ठीक है। 89 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी हो जाएगा, यंग का मापांक, ये आपको अदिश राशि है। भार सदिश राशि है, आवेग और त्वरण ये तीनों आपको सदिश राशियाँ हैं।
अगला प्रश्न ये कहता है कि कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 90 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, सी, मेरिस्टेमेटिक इसको कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। जो क्या है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है, 91 का डी हो जाएगा, उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आरएनए एक बहुलक है, इसका पूर्ण रूप क्या है। देखिएगा, आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, ये है ये, ठीक है, आरएनए। तो 92 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। और अगर डीएनए का पूछ देगा वही दोस्तों, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, इसको भी जान लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है 93 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की यानी कि टरबाइन जिसको हम लोग कहते हैं, खालिस्तान ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है। यानी कि कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलता है, पवन चक्की। ध्यान दीजिएगा, तो 93 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गतिज को, ठीक है। यानी कि पवन चक्की क्या होता है, वो आपको गोल 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 घूमता रहता होगा, आप लोग देखे होंगे इसको, ठीक है। तो ये जब घूमता है तो गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा को वो किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा। 94 नंबर प्रश्न कहता है खालिस्तान ग्लूकोज का एक शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के एक रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है कि खालिस्तान ग्लूकोज का एक शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के एक रूप में कार्य करता है। 94 का आपको राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जो है ना ये संचित रहता है, यानी कि कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला नियम खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग कौन से और नाम से जानते हैं हम लोग, घर्षण का नियम, आघूर्ण, जड़त्व या गति का नियम। देखिएगा 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, जड़त्व का नियम। देखिएगा, जब एक कोई जैसे बस या कार जो होती है आपको अचानक जैसे कि आपको चलना जो आपको प्रारंभ करती है, अचानक जैसे चलना प्रारंभ कर देती है आगे की ओर, तो वो होता है, देखिए पीछे की ओर व्यक्ति जो है कि उसको धक्का लगता है, पीछे की ओर झटका देता है। ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग विश्राम का जड़त्व। और अगर ब्रेक लगता है, अगर अचानक से ब्रेक लगता है तो आगे की ओर यात्री झुक जाता है, तो उसको क्या होता है, वो हो जाएगा आपको गति का जड़त्व, ठीक है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है 96 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक आनुवंशिक विकास नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवंशिक विकास नहीं है, इनमें से डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता, एड्स या थैलीसीमिया। तो देखिएगा 96 का यहाँ पर सी हो जाएगा, एड्स जो होता है ना, ये आपको आनुवंशिक विकास नहीं है। एड्स एक बीमारी है, ठीक है, जो कि आपको आनुवंशिक विकास नहीं है। डाउन सिंड्रोम ये सब आपको आनुवंशिक है, ठीक है, जेनेटिक्स हो जाता है। वर्णांधता भी आपको जेनेटिक्स में आ जाएगा, थैलीसीमिया भी आ जाएगा, लेकिन एड्स नहीं होता है, ये अलग टाइप से ये फैलता है, ठीक है, वायरस से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। अगर 36 ग्राम जल है तो उसमें कितना मोल उपस्थित होगा। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर, देखिएगा फार्मूला क्या होता है, तो दिया गया द्रव्यमान बटा में अनुद्रव्यमान। क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा में अनुद्रव्यमान, जहाँ पर जल जो है कि आपको H2O का अनुद्रव्यमान 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम है, तो 36 ग्राम जल कह रहा है, तो 36 बटा में क्या कर देंगे, 18 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 18 दूनी के 36, यानी कि कितना आ गया, 2, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग के द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना खालिस्तान किसके द्वारा की गई थी। 98 का सी हो जाएगा, कार्ल लिनियस के द्वारा, ठीक है, यानी कि द्विपदीय पद्धति तो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि दूरी का सूत्र यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर क्या होगा, दूरी का सूत्र क्या होता है। 99 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, गति गुने समय, ठीक है,
गति गुने समय होता है दूरी का सूत्र। यहाँ पर d बराबर होता है ना, d बराबर होता है ना, d बराबर st, स्पीड इंटू टाइम, वही है आपको। अगला प्रश्न 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच में होता है यहाँ पर आपका सही उत्तर। अगर पूछ देगा कॉकरोच में आपको इसके जो वाल्व हैं कितने पाए जाते हैं, तो हृदय कक्ष, तो 13 याद रखिएगा, 13। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 101 नंबर है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई खालिस्तान क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 101 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न कहता है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपद जो था आपको मौर्योत्तर काल में, तो उसकी राजधानी पूछ रहा है। तक्षशिला जो है कि आपको थी, तो किसकी राजधानी थी तक्षशिला। 102 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंधार की राजधानी थी। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ देगा दोस्तों कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी जो प्राप्त होती है हमें, तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये, ठीक है, बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से ये प्राप्त होती है, निकाय। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती था राजधानी, कुरु का क्षेत्र था, इसको भी सभी को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, सॉरी, कुरु जो था ना, कुरु का इंद्रप्रस्थ था, जिसका आपको जो नई दिल्ली का ही पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 103 नंबर कहता है गुजरात में खालिस्तान झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। सुदर्शन झील अगर पूछेगा कि ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। कहाँ, गुजरात के कहाँ, गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील, इसको याद रखिएगा आप लोग जगह को। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, इसका कौन, मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन या 104 नंबर कहता है कि उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। उज्बेकिस्तान से कह रहा है कि अलबरूनी जो आया था भारत में कौन सी शताब्दी में आया था, तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये 11वीं शताब्दी में आया था। कब, ठीक है, 104 का 11वीं शताब्दी में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 105 नंबर कहता है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिर करके हो गई थी मृत्यु, कौन से सुल्तान की। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रामानंद। कौन, रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। राज्य मैसूर की राजधानी पूछ रहा है, तो 107 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में पूछ रहा है। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 ईस्वी में, और ठीक है, इसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी। 1919 में पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सी घटना इनमें से घटित नहीं हुई थी। तो देखिएगा, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो 108 का देखिएगा, तो एक ये तो पारित किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था, सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि 1905 में। कब, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो 19 में तो हुआ नहीं था, 1919 में, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा 1919 में ही हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, छोटा डेट के साथ याद रखिएगा। और देखिएगा, बंगाल विभाजन जो पूछ रहा है 16 अक्टूबर याद रखिएगा, छोटा डेट। ठीक है, 16 अक्टूबर पूछता है, इसका छोटा डेट पूछता है। 1905 तो सभी को याद होता है, लेकिन 16 अक्टूबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। 109 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। 110 का डी हो जाएगा दोस्तों, गौर मोता। ठीक है, गौर मोता। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, गौर मोता। देखिएगा, भारत का अगर सबसे उत्तरी बिंदु पूछ देगा तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल, और दक्षिणी बिंदु हो जाएगा भूमि से दूर बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिग्मोलियन पॉइंट कहा जाता था। ठीक है, और भारत के पश्चिमी बिंदु जो कह रहा है, पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित गौरमोता है, और जबकि पूर्वी बिंदु आपको अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा किबियू। ठीक है, इस सभी को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। इनमें से जवादी पहाड़ियाँ, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, शेवराय की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ी। ये तो राजस्थान हो जाएगा, पहले इसको काट दीजिए, अरावली की पहाड़ी। 111 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको काफ़ी सारे सेट्स में ट्रिक बता रखा है। ठीक है, दर्रा याद करने का। तो देखिएगा उत्तराखंड में आपको जो ये इसमें से कौन सा दर्रा हो जाएगा, बनिहाल, पेंसिला, खरदुगला या आपको लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 112 का आपको यहाँ से डी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में आप लोग। लिमानी आपको ये उत्तराखंड में है। देखिएगा, ली से लिपुलेख दर्रा, माँ से माना दर्रा, नी से नीति दर्रा, ये तीनों आपको उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, यूके उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है। किस नदी के बेसिन को। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा को। गंगा को आपको 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है, गंगा नदी के बेसिन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। बगलिहार बांध 115 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, चीनाब नदी पर। ये कहाँ है, J&K, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, चीनाब नदी पर बगलिहार बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 116 नंबर प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑर्किड अधिकतम संख्या में पूछ रहा है कि भारत के कौन से राज्य में। 116 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में आपको ऑर्किड वनस्पति जो है कि जगत का सुंदर पुष्प है। ये क्या है, ऑर्किड एक फूल है, ये पुष्प है, वनस्पति जगत का सबसे सुंदर फूल है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा दी गई ऑर्किड की प्रथम व्यापक जनगणना 2019 के अनुसार भारत में ऑर्किड प्रजाति की कुल संख्या 1256 पाई गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि किस राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड जो पाई जाती है, तो सिक्किम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यह जो ऑप्शन दिया है यह गलत दिया है। यहाँ पर ऑर्किड सबसे ज़्यादा आपको अरुणाचल प्रदेश से पाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं होगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी जो है ना आपको ये दूसरे नंबर पे आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर प्रश्न कहता है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। 117 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर के भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो 118 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भाग 11। ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का सी निश्चित निर्देशक सिद्धांतों। ठीक है, निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है। अनुच्छेद क्या है, 31 का सी। तो 119 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार को।
ठीक है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब मतदान के आयु जो उसकी पात्रता है उसकी आयु को घटा करके 21 साल से घटा करके 18 वर्ष जब कर दिया गया था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो ये ध्यान दीजिएगा, 120 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, आर वेंकट रमन। ठीक है, आर वेंकट रमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 21 साल से 18 वर्ष जो किया गया था मतदान की आयु को घटा करके, ये कौन से संशोधन में हुआ था? तो 61वां संशोधन याद रखिएगा। कब हुआ था? ये 61वां संशोधन 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप पूछ रहा है, यानी कि एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो 121 का देखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 121 का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय यानी कि कौन से राज्य में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है? 122 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम अपना राज्यत्व यानी कि राज्य पद कब मानता है सिक्किम? 123 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 16 मई को। कब? 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 124 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नीति आयोग को कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से ये लागू हुआ। ठीक है, ये योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग, इसको भी ध्यान में रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खालिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। तो देखिएगा, 125 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 8 का 1। ठीक है, धारा 8 के 1 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है ये आपको अधिकार रखता है। किस में? भारत सरकार का कह रहा है कि कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, यानी कि अथॉरिटी रखता है। कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आर्टिकल पूछ देगा तो आर्टिकल भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। राज्य की आय जो लोगों के द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है खालिस्तान, वो क्या कहलाती है? राज्य की आय जो लोगों के द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है खालिस्तान, वो क्या कहलाती है? 127 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगामित्व। उसको क्या कहते हैं हम लोग? राजगामित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है इनमें से? क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक या उपर्युक्त सभी? 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। यानी कि क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, अभ्रक भी बिहार में पाया जाता है और पायराइट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है इनमें से, उस विकल्प को चुनना है, बिहार की 7 निश्चय भाग, ठीक है, 2 योजना के अंतर्गत। 129 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग। यानी कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, यानी कि सभी के लिए वायु मार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 129 का यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। 130 नंबर कहता है बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो 130 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय। क्या हो जाएगा? न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि आधार पर बिहार जो है कि आपको भारत का खालिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार यानी कि भारत का कौन से क्रम में पे आपको आता है जनसंख्या के दृष्टि से? 131 का आपको राइट आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 131 का देखिएगा बी हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है,
बिहार जो है कि भारत का तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या वाला दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, बिहार जो है कि अगर जनसंख्या घनत्व पूछ देगा दोस्तों, यह तो सबसे ज़्यादा अपने बिहार का ही है जो है आपको जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम पूछेगा तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का भी याद रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 132 नंबर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न आ गया है यहाँ पर। तो इसमें देखिएगा 132 का आपको क्या हो जाएगा, 132 का राइट आंसर देखिएगा, सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो बिहार के राज्यपाल, ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो 1 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्री राजेंद्र हो जाएंगे यहाँ पर। 1 का 4 में चले जाएंगे बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद चंद्रन। और बिहार के मुख्यमंत्री तो सभी लोग जानते होंगे श्री नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हो जाएंगे ये आपको श्री अरुण गोयल हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष खालिस्तान में जारी की गई थी, यानी कि कौन से साल में जारी की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। ये आपको कौन सी मॉडल पर आधारित था, तो हेराक डोमार मॉडल पर आधारित है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने हेतु के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का शुरू किया है। 135 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। भारत की कौन सी प्रथम महिला थी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, तो 136 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। इनमें से मदर टेरेसा को मिला था 136 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इन्हें देखिएगा 1979 में कब मिला था, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 1980 में क्या मिला था इनको, 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। देखते हैं, तो आशापूर्णा देवी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जीती थी वो, तो राइट आंसर 137 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 1976 में। ठीक है, 1976। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के.डी. जाधव। क्या हो जाएगा, के.डी. जाधव। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है यहाँ से। 139 का आपको देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, ब्रेंडन मैकुलम। ठीक है, ब्रेंडन मैकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के डाक टिकट का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रश्न कहता है डाक टिकट का आविष्कार किसने किया। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 140 का दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ से, रोलैंड हिल। किसने, रोलैंड हिल। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो 141 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी के साथ हम लोग जाएंगे, म्यांमार क्यात। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, क्यात। और रिंगिट कहाँ चलता है, ये मलेशिया में चलता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की की राजधानी क्या है। ठीक है, तुर्की की राजधानी इनमें से क्या है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी हो जाएगा, तुर्की की राजधानी अंकारा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुर्की का नाम हम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तुर्कीये। ठीक है, ए लग गया है सिर्फ, तुर्कीये याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाएगा। तो तुर्कीये की राजधानी अंकारा है, आपको इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ ध्यान दीजिएगा 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। और साथ साथ देखिएगा जेरूसलम, देखिएगा यहाँ पर कहता है जेरूसलम की राजधानी क्या है,
तो जेरूसलम का हो जाएगा इजराइल। ठीक है, इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम। कैनबरा कहाँ की राजधानी है, तो कैनबरा हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। और वेलिंगटन न्यूजीलैंड का राजधानी है। इसको सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलेजांड्रो वोल्टा ने किया था। किसने, एलेजांड्रो वोल्टा ने किया था। 144 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब किया था, तो 1800 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, डेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत के पंखे का आविष्कार किसने किया। छत का जो पंखा आप लोग देखते हैं, सीलिंग फैन जिसको कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी हो जाएगा दोस्तों, फिलिप डीएहल। ठीक है ना, डीएहल, फिलिप डीएहल इनका नाम है, जो कि छत वाले पंखे का आविष्कार किए थे। 145 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 यानी कि थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये जवाब तो हो चुका है। तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, मिष्टी योजना किससे संबंधित है। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक हो जाएगा दोस्तों, मैंग्रोव से ये संबंधित है। किससे से, मैंग्रोव से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिष्टी का देखिए मतलब क्या होता है कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों को, यानी कि भूटान को भी और तिमोर लेस्ते को भी, दोनों को, भूटान और तिमोर लेस्ते दोनों को जो है कि संयुक्त रूप से WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये एग्जाम के रिगार्डिंग। 149 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा। बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा कौन से स्थान पर, बिहार में। 149 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मोकामा में। कहाँ, मोकामा। इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, हुआ है। इस प्लांट से कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो 150 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 250 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगी इस प्लांट से। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग यूथ पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग 2 आज हम लोगों ने देखा। कितना, सेट नंबर 2 देखा है। 1 का बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं, एक और नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।